चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल ये बनता कैसे है और इसके प्राइसेस आखिर इतने भारत में क्यों बढ़े हुए हैं, और उसके बारे में काफ़ी बातचीत भी हो चुकी है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं आखिर पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है, और फिर क्या ये और भारत में आता कैसे है, और आगे भारत ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो इसे सप्लाई करती हैं, और आखिर ऐसा क्या है कि भारत में प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि कई कीमत 100 से भी ज़्यादा है। आज इन सभी मुद्दों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल की। पेट्रोल और डीजल ये क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। क्रूड ऑयल जो है वो ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होती, और ये कई कंट्रीज में मिलता है। भारत में मिलता है लेकिन भारत में काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, इसलिए हमें बाहरी देशों से बाहरी देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है। और इसे इससे ही फिर क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाए जाते हैं। इन रिफाइनरीज में इसको लेकर आया जाता है, वहीं से फिर इसे बनते हैं। और ज़्यादातर इसी जो मिलता है ज़्यादातर यूएसए और रशिया ऐसी कंट्रीज में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। और बात करें तो ओपीईसी में भी सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल मिलता है, भारत भी वहाँ से लेता है। और भारत की बात करें तो भारत 82% से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल जो है वो इम्पोर्ट करता है, यानी कि क्रूड ऑयल को जो है भारत इम्पोर्ट करता है। क्रूड ऑयल ज़मीन से निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसको रिफाइनरीज में लेकर आया जाता है, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। वहाँ से इसमें पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस जितनी भी है इनको बनाया जाता है, और इनको फिर अलग अलग देशों में सप्लाई कर दिया जाता है। वहाँ तक इनको लेकर आने के लिए कभी समुद्र से निकाला जाता है, कभी ज़मीन से निकाला जाता है। सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ से ज़मीन से निकाला जाता है, और निकालने के बाद कभी बाइक से, तो कभी कार से, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी प्लेन से इसको जहाज तक या फिर एयरपोर्ट तक वहाँ पर पहुँचाया जाता है। वहाँ से जो जिन कंट्रीज़ को उसको चाहिए वो कंट्रीज इसको वहाँ से ले लेते हैं। दो तरह का क्रूड ऑयल होता है, एक ब्रेंट क्रूड, एक वेस्ट टेक्सास क्रूड। ये दो तरह का क्रूड ऑयल होता है। अब बात करते हैं भारत की। और भारत की बात करें, जैसे हमने आपको बताया 82% से ज़्यादा भारत क्रूड ऑयल को जो है इम्पोर्ट करता है। और उसमें कंपनीज है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस, ये सब इसको ले लेते हैं और फिर अपनी रिफाइनरीज में इसको शुद्ध करते हैं, और फिर इसको इसको पेट्रोल और डीजल इसमें निकालते हैं और फिर इसको बेचते हैं। ये हाई है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है, और उसी टैक्स लगाता है, यानी कि 31 से 32 रुपए का जो है इस पर टैक्स लगता है, जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट इस पर लगाती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने कट भी की, लेकिन अभी भी वो 25 रुपए के आसपास है। तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाती है। फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपना टैक्स लगाती है, और उससे जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो फिक्स करती है। जो कंट्रीज होते हैं, कितनी कंट्रीज, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है जिन्हें ओपेक के नाम से जाना जाता है, ओपीईसी के नाम से जाना जाता है, वो जो एक संगठन है मिडिल ईस्ट देशों को, वो इसके प्राइसेस को फिक्स करते हैं। वो ही इस पे उसके शुल्क को तय करते हैं, और उसके शुल्क को सप्लाई और डिमांड के अनुसार फिक्स करते हैं। जैसी मार्केट में सप्लाई और डिमांड होती है उसी के अनुसार वो उसको इसके प्राइस को फिक्स करती हैं। और हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इसके प्राइसेस काफ़ी वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 10 ऐसी कंट्रीज हैं जो 72% तक ये सारा क्रूड ऑयल जो है वो बेचती है, जिसमें कुछ तो ओपेक हैं जो 40% तक बेचते हैं, 20% अमेरिका, और बाकी कुछ कंट्रीज हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इसे बेचती है। इसमें रशिया को भी कह सकते हैं, रशिया भी इसको सप्लाई करती है। हाल ही में रशिया यूक्रेन के वार से थोड़ा प्रभावित हुआ, और इसके प्राइसेस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ गए, क्योंकि इसी बिक्री है मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो रशिया से लेते थे उन्होंने फिर उस पर प्रतिबंध लगाए गए, तो उन्होंने होड़ से लेना शुरू किया। लेकिन अभी भी रशिया से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पेट्रोल मतलब ये क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी ले रहे हैं। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड जो है वो भारत के पेट्रोलियम रिजर्व का ख्याल रखता है। वो ये ध्यान रखता है कि जो भारत का पेट्रोलियम रिजर्व है वो कितना होना चाहिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस के अंडर आता है। और ये भारत के पास स्टोरेज जो है वो 23 रिफाइनरीज में 5.33 MMT यानी मैट्रिक मिलियन टन्स की है, जो 36.92 मिलियन बैरल्स है, यानी कि 5870 मिलियन मीटर स्ट्रेटेजिक फ्यूल भारत के पास होता है।
वो जो कभी कभी अगर इमरजेंसी में कम हो जाए तो 9.5 डेज का भारत के पास इतना रिजर्व होता है। जो उनकी रिफाइनरीज की बात करें तो रिफाइनरीज में यही जो रिजर्व है वो कम से कम 74 दिन का होता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो भारत 74 दिन तक अपने रिजर्व को स्टोरेज करके रख सके। जो अगर देखे जाए तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर होने के नाते काफ़ी कम है। हालांकि 400 मिलियन स्टोरेज भारत अभी बनाने की तैयारी कर रहा है, जो नए प्लेसेस पे बनाया जा रहा है, और इससे ये स्टोरेज जो है बढ़कर करीब 106 या 107 दिनों तक हो जाएगी। और इसके लिए भारत ने 2025 तक का टारगेट भी रखा। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1.33 मिलियन टन है। उसके बाद बेंगलोर कर्नाटक में 1.5 मिलियन टन की स्टोरेज है। उसके बाद उडुपी कर्नाटक में 2.5 मिलियन टन है, और 2.5 मिलियन टन का और स्टोरेज बनाया जाए जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद उड़ीसा में है जहाँ 4 मिलियन टन का स्टोरेज रखा जाएगा जो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे इसकी स्टोरेज भी, भारत की स्टोरेज भी बढ़ेगी। और भारत ने ये भी डिसाइड किया है कि 2026 तक भारत जो है पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता घटाकर जो 82% तक भारत जो फ्यूल इंपोर्ट करता है उसको घटाकर 67% हो जाएगा, और हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल की तरफ भारत बढ़ावा देगा। और उसमें इथेनॉल, पेट्रोलियम में जो है इथेनॉल मिलाकर उसके लिए देखेगा। और इथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ने किसानों से शुगर केन की कहा है कि शुगर केन से ही वो इथेनॉल बनाने की कोशिश करेंगे। और भारत ने ये भी कहा है कि 2030 तक भारत का जो फ्यूल इंपोर्ट है वो कम से कम 53% तक रह जाएगा, जिससे भारत की जीडीपी में भी सुधार आएगा। और जो पेट्रोल होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भारत के जीडीपी को भी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी कभी महंगाई भी बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल पर जो फल और फ्रूट और सब्जियां जो हम खाते हैं वो कभी कभी दूसरे स्टेट से आते हैं, तो उन्हें एक से दूसरे स्टेट में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल इन्वॉल्व होता है, फ्यूल में इन्वॉल्व होता है पेट्रोल। तो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जब जब महंगे होंगे तो तब महंगाई भी बढ़ेगी। और बात करें तो आप जैसे आप कश्मीर का सेब यहाँ पे खा पाते हैं, तो जब कश्मीर से सेब आपके स्टेट में आता है तो आने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज आता है, जो फ्यूल का चार्ज आता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और जैसे ही वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी जैसे हम प्याज की बात करते हैं, प्याज ज़्यादा नासिक से आता है, महाराष्ट्र से। तो जब नासिक से प्याज यहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो उसमें आने में भी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज इन्वॉल्व होता है। तो ये ट्रक से या कार, बसें से जैसे भी मंगाया जाता है वो, तो वो जब वो आता है तो उसमें फ्यूल का चार्ज लगता है। तो जो फ्यूल का चार्ज उसमें लगते ही उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी कभी 100 रुपये से भी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये सब उसी के कारण होता है, ये सब पेट्रोल के कारण ही होता है। तो पेट्रोल महंगाई को भी और देश की जीडीपी को दोनों को कंट्रोल करता है। अगर पेट्रोल के दाम कम होंगे तो महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। हाल ही में सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई वो इसीलिए घटाई ताकि पेट्रोल के दाम कुछ कम हो सके और उससे महंगाई का भी कुछ कम हो सके। इसीलिए सरकार ने 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़े और स्टेट से भी मांगी कि आप भी कुछ अपने जो टैक्स है उसको कुछ कम कीजिए, जिससे पेट्रोल के दाम जो है वो कम हो और उससे महंगाई भी कम हो सके। इसीलिए सरकार ने कदम उठाया। और बात करें तो कई स्टेट्स में जो कभी कभी महंगाई के दाम आसमान छू जाते हैं, टमाटर के, प्याज के, ये सब उसी के कारण होता है। और जैसे किसान अपनी फसलों को बेचता है मार्केट में ले जाकर, तो उसमें भी पेट्रोल का चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसी वजह से कभी कभी हम देखते हैं महंगाई का, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, उससे जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी असर देखने को मिलता है। भारत जो है 119.2 यूएसडी जो है इस फ्यूल इंपोर्ट पर खर्च करता है, जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और ये यूएसडी यानी कि जो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसमें से खर्च करता है, जो हाल ही में भारत का 597 बिलियन है। यानी कि इतना भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि डॉलर जो भारत के पास इतना भी है, इससे ही भारत खरीदता है। और जाहिर सी बात है अगर इसके दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ेंगे तो हमें इसकी और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके और ज़्यादा इसके पैसे भारत को चुकाने पड़ेंगे, यानी कि और ज़्यादा डॉलर भारत को उसके चुकाने पड़ेंगे। तो इसीलिए भारत ने इथेनॉल बेस्ड फ्यूल जो है उसकी मांग को भी रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इथेनॉल बेस्ड फ्यूल आ जाएगा
तो हमें इसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होगा और इसका उपयोग फिर किसी अच्छी जगह पे किया जा सकता है। धन्यवाद।